हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं फिर एक नई कविता पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पोएट्री। इस पोएम का नाम ही है पोएट्री और इसको लिखा है या रचना किया है, इसका नाम है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम सिर्फ डेरोजियो के नाम से जानते हैं। ये पोएम जो है वो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। फाइनल ईयर में जनरली ये पढ़ाई जाती है। इंडियन इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन की एक पोएम है और यह एक इटालियन सोनेट फॉर्म में है। अलग अलग तरह की पोएम होती है, आपको पता होगा। ओड है, ब्लैंक वर्स है, ठीक है, सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन सोनेट। तो सोनेट के बारे में पिछले लेक्चर्स में भी बहुत सारी बातें बता चुका हूँ कि कितने प्रकार का सोनेट होता है। तो मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है, एक इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है और दूसरा इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जाना जाता है। दोनों में जो लाइन की संख्या होती है, नंबर ऑफ लाइन्स जो होती हैं, वो 14 होती है, 14, लेकिन सीक्वेंस अलग होता है। इंग्लिश सोनेट्स को हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। उसमें भी 14 लाइन होती है, लेकिन उसमें सीक्वेंस अलग होता है। 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है जिसको हम क्वैट्रन के नाम से जानते हैं और 3 क्वैट्रन होते हैं। तो 3 गुणा 4 12 हो गए और 2 लाइन की एक कॉपलेट होती है। तो ये सीक्वेंस जो होता है वो इंग्लिश सोनेट के लिए होता है या फिर हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जो जानते हैं उसके लिए होता है। 3 क्वैट्रन्स फॉलोड बाई अ कॉपलेट। ये हो गया। इंग्लिश सोनेट के बारे में मैंने बता चुका है पहले ही और उसको पढ़ाया भी है। अभी जो वर्तमान जो सोनेट है, जो पोएम है, उसका नाम है पोएट्री। इस पोएम का ही नाम है पोएट्री। इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये इटालियन फॉर्म में है। अब इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट क्या है? ये भी 14 लाइन की होती है, लेकिन इसका सीक्वेंस अलग होता है। यानी ये 2 भागों में बटा रहता है। 8 लाइन प्लस 6 लाइन, यानी 8 पंक्ति शुरू की जो होती है उसको हम ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। 8 लाइन्स ऑक्टेव एंड 6 लाइन सेस्टेट। तो 8 लाइन जब शुरुआती होती है 14 लाइन की कविता में, सोनेट में, उसका मतलब होता है कि वो 8 लाइन क्वेश्चन करता है। ठीक है, कोई जो मुद्दा रहता है, कोई इशू रहता है या कोई थीम रहता है, उसके बारे में वो एनालिसिस करता है क्वेश्चन के जरिए। और 6 लाइन जो कमिंग होता है, दूसरा पार्ट जो होता है इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट का, उसको हम कहते हैं सेस्टेट। वो उसका एनालिसिस होता है, उसका रिजोल्यूशन होता है या उसका रिप्लाई होता है, यूँ कहें कि। सो द प्रेजेंट पोएम, जिसको हम वर्तमान कविता के रूप में जान रहे हैं, वो है पोएट्री, जिसको हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने लिखा है। और यह एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है क्योंकि यह इंस्पिरेशन को शो करता है। इंस्पिरेशन मतलब कि कविता सिर्फ इंसान लिख सकते हैं और उसमें भी कोई ख़ास विचार वाला व्यक्ति जो गहराइयों, सागर की गहराइयों में डूबकर, सोच की गहराइयों में डूबकर, कहीं से प्रेरणा लेकर, कहीं से इंस्पिरेशन लेकर वो कविता की रचना करता है। और वो प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती, इसी धरती से, इसी आसमान से, इसी प्रकृति से। तो इनका कहना है कि ये है क्या? कंपोजिंग अ पोएम इज अ फ्रेंजी। उन्माद है, एक पैशन है, एक जुनून है, एक विचार है, एक उत्सुकता है। उसी पर उन्होंने एक कविता लिख दी, पोएट्री पर ही एक पोएम लिख दी। ये खूबसूरत पोएम है, उसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान देंगे। स्वीट मैडनेस, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। पोएट्री क्या है? एक स्वीट मैडनेस है, मीठी पागलपन। मीठी पागलपन का मतलब क्या है कि ये पागलपन तो नेगेटिव टर्म है, लेकिन इसको पॉजिटिव टर्म कहा जाता है। ये सब कोई नहीं कर सकता है। कविता की रचना हर कोई नहीं कर सकता है। ये वही कर सकता है जिसमें एक जुनून हो, एक तरह की पागलपन हो। एक कविता भी है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, वो भी एक सोनेट ही है, लवर, ल्यूनाटिक एंड द पोएट। ये 3 अलग अलग हैं। लवर, वो भी एक झक्की होती है, वो भी एक उन्माद में होते हैं, वो भी एक तरह की सन की ही माने जाते हैं जो लवर होते हैं, प्रेमी, उनकी अलग दुनिया होती है। ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक उसको कहा जाता है जो सन की हो,
उसकी भी एक अलग दुनिया होती है, एंड द पोएट, और पोएट की भी एक अलग दुनिया। तो ये तीनों को उन्होंने रिलेट कर दिया था, लवर, ल्यूनाटिक एंड द पोएट। तो ये एक खास प्रकार की इंस्पिरेशन है। वहीं से ये प्रेरणा को दर्शाते हैं कि कैसे हमें प्रेरणा मिलती है, कैसे हम कविता की रचना करते हैं। तो शुरुआत ही करते हैं स्वीट मैडनेस, ये एक मीठा पागलपन है, सनकीपन है, झक्कीपन है। व्हेन द यूथफुल ब्रेन इज सीज्ड, यूथफुल ब्रेन, जब जिंदगी की पहली पड़ाव ख़त्म होती है बचपन के बाद, तो एक जवानी का पड़ाव शुरू होता है। तो वो उसमें एक फ्रेंजी होती है, ठीक है, एक उन्माद होता है, एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, एक क्विक एनर्जी होती है कुछ भी कर गुजरने की। तो उस ब्रेन में ये कहाँ से ये जुनून आता है, कहाँ से स्रोत आता है, कहाँ से वो प्रेरणा आती है, उसकी बात करते हैं कि व्हेन द यूथफुल ब्रेन इज सीज्ड, युवा का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, जो जब्त रहता है किस चीज़ से, विद दैट डिलीशियस फ्रेंजी विच इट लव्स, वो उसी उन्माद से लिप्त रहता है, जब्त रहता है, उसमें कैद रहता है किस चीज़ का, जिससे वो प्रेम करता है। फ्रेंजी विच इट लव्स, इट रेविंग रील्स टू एवरी रैप्चर प्लीज्ड, और वो कहीं से भी अपनी खुशी को तलाश कर सकता है, किसी भी चीज़ से, एनी पार्ट, एनी थिंग ऑफ द नेचर, व्यक्ति, वस्तु, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, कुछ भी। एंड देन थ्रू ऑल क्रिएशन वाइल्डली रोव्स, थ्रू ऑल क्रिएशन, हर रचना में वो जगह जगह, जंगल जंगल, देश प्रदेश, कहीं भी वो घूम सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है, कल्पना कर सकता है। नाउ इन द डीप रिसेसेस ऑफ द सी, कविता की रचना कहाँ से होती है? कभी कभी सागर की गहराइयों से। छुट्टी मनाने गया, सोचा, देखा, परखा, और उसमें एक ओवरफ्लो आई, विचारों का आदान प्रदान हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री के बारे में कि कहाँ से पोएट्री आती है? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जहाँ भी शांति में हम बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, प्रकृति की गोद में बैठते हैं, उसकी अंश को निहारते हैं, तो पोएट्री का विचार जो है वो ओवरफ्लो होकर अपने आप स्वतः बहने लगता है, स्वतः विचार प्रस्तुत होने लगता है। ये है पोएट्री। वो भी इंस्पिरेशन इससे मिलता जुलता है, या यूँ कहे कि वो प्रेरणा स्रोत है। तो कहाँ से मिलती है? नाउ इन द डीप रिसेस ऑफ द सी। हम रिसेस के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो समुद्री यात्रा पे जाते हैं, उसके बीच में या समुद्र के गहराइयों में बीच में जाते हैं, तो हमें विचार आता है, एक ख्याल आता है, वहाँ से प्रेरणा मिलती है टू कंपोज अ पीस ऑफ पोएम, पोएट्री। नाउ टू हाईएस्ट हिमालय इट माउंट्स। और कभी कहाँ से प्रेरणा मिल सकती है? हाईएस्ट हिमालय। हिमालय सबसे ऊंची पीक मानी जाती है, चोटी मानी जाती है पूरी दुनिया में, उससे स्रोत मिलती है, उससे प्रेरणा मिल सकती है। ये सब प्रकृति का अंश है। नाउ बाय द फ्रैगमेंट शोर्स ऑफ अरेबी। कभी कभी दूसरे किनारा अरब सागर से, उसके शोर से, कहीं से भी मिल सकती है। तो ये जो है हमारा 7th लाइन है। 8th जो है ऑक्टेव का, मैंने बताया कि ये 2 पार्ट में होता है, इटालियन सोनेट, जिसको पेट्रार्कन भी कहते हैं। तो अंतिम यानी ऑक्टेव का अंतिम लाइन क्या है? और ग्रीक और क्लासिक ग्रीस और स्वीट इटालियाज फाउंड। ग्रीस जो है, ठीक है, उसकी राजधानी एथेंस है, और वो सिविलाइजेशन में सबसे क्लासिक माना जाता है, सबसे पौराणिक, सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है सिविलाइजेशन के मामले में, चाहे वो इटली हो, रोम हो। तो चाहे वो क्लासिक ग्रीक्स हो, यानी जितने भी यूरोपियन राइटर्स हुए, अंग्रेजी साहित्य के खासकर, या दुनिया के कोई भी राइटर, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ से रहे? तो ग्रीस से, एथेंस। क्यों? कि वो सबसे ओल्ड सिविलाइजेशंस में से एक माना जाता है, सबसे रोमांटिक, सबसे उम्दा प्लेस माना जाता है। तो वहाँ से प्रेरणा मिलती है, वहाँ से उन्हें कहानियों का स्रोत मिलता है। और स्वीट इटालियाज फाउंड, या इटली से, वहाँ के झरनों से, और थ्रू हर वाइल्डरनेस ऑफ र्यूम्स, या फिर
जो वीरान पड़ा हुआ विरासत है, धरोहर है, सब प्रकृति का, वहाँ से भी प्रेरणा मिलती है। बनता हुआ बिगड़ता हुआ हर जगह से प्रेरणा मिलती है। ये पोएट की एक खासियत होती है। नाउ गेजिंग ऑन ब्यूटीज लिप, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो स्त्री की खूबसूरती पे, उसके सौंदर्य पे लिखी गई है, उसकी होठों की खूबसूरती पे, यानी एक एक अंग पे वर्णन किया गया है। कवियों ने पोएम लिखी है। नाउ ऑन ब्यूटीज लिप वेलस ब्राउ, और जो बहादुर हैं उनके ऊपर लिखी गई, जो वीर हैं उनके ऊपर लिखी गई, जो प्रेमिकाओं के लिए लड़ाइयाँ लड़ी उनके ऊपर लिखी गई कवि, यहाँ से प्रेरणा मिलती है। और राइवलिंग द नाइटिंगेल और डव, और कई बार यही पोएट है जो नाइटिंगेल में और डव में ये राइवल करा देते हैं, प्रतिस्पर्धा करा देते हैं। उनको नहीं पता है कि नाइटिंगेल कितनी खूबसूरत गाती है, या उसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, या डव की आवाज़ कैसी है। तो ये सब पोएट की मस्तिष्क का खेल है, कवियों की दिमाग का खेल है कि वो जो चाहे वो भाव भर दें, जो चाहे वो भावनाएं प्रस्तुत कर दें। तो कई बार नाइटिंगेल पे जॉन कीट्स ने लिखी है ओ टू अ नाइटिंगेल, यानी नाइटिंगेल की स्तुति गान। किसी ने कक्कू पे लिखा, कोयल पे। इन पोरिंग फोर्थ इट्स मेलोडी ऑफ लव, हर जगह से वो लव की मेलोडी वहाँ से निकल के आती है। ये कवियों की खासियत होती है। और गिविंग टू द गेल इन स्ट्रेंथ्स ऑफ फायर, अब ये कॉपलेट है, कॉपलेट की तरह है, ये सेस्टेट का ही है दो। और गिविंग टू द गेल इन स्ट्रेंथ्स ऑफ फायर, या फिर जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, समुद्री तूफान होती है, आग की लपट होती है, वहाँ से उन्हें प्रेरणा मिल जाती है। उसको भी पॉजिटिविज्म से भर के वो कविता लिख देते हैं। इमॉर्टल हार्पिंग्स, और एक मधुर गान जो अमर हो जाए वैसी कविता की वो रचना करते हैं। हार्पिंग्स का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। लाइक शेराफज लायर, अब ये शेराफज क्या है? एन एंजल ऑफ द हाईएस्ट रैंक, एक ऐसा एंजल, एक ऐसा देवदूत जिसकी ओहदा जो है सबसे ऊंची होती है, उसी की तरह वो रचना कर सकते हैं। ये है कवि की खूबी। दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पोएट। तो ये एक खूबसूरत पोएम है जिसका नाम ही है पोएट्री, और इसको हेनरी डेरोजियो ने लिखा है, जो आपके ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए कई बार फंक्शनल इंग्लिश में या सब्सिडियरी पेपर में, सबके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में है, लेकिन ये लगभग भारत के हर यूनिवर्सिटी में ये पोएम पढ़ाई जाती है। अगले पोएम के लिए आप वीडियो देखना जारी रखें। कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड व्यूइंग। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर द न्यू वन। थैंक यू।